अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम योर होस्ट अहमद नजीब। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकंड टेस्ट मैच डे 3 के पोस्ट मैच के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हमारे साथ हमारे जो क्रिकेट स्टैटिस्टिशियन एक्सपर्ट मजहर अरशद भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मजहर। जी वालेकुम सलाम अहमद। मजहर, बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच है, बड़े इंटरेस्टिंग मोड पे दाखिल हो चुका है। शुरू में पाकिस्तान के लिए एक डिजास्टर्स स्टार्ट था, 2 रन पे 3 विकेट गिर जाना, फिर फवाद और बाबर का रेस्क्यू करना और उसके बाद फिर पाकिस्तान आगे चला। खैर आगे चल के इस पे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल अब तक इस मैच की प्रोग्रेस को आप कैसे देख रहे हैं? और इस मैच पे बात करने के साथ साथ थोड़ा सा हमने पहले भी बात की, जरा बारिश की भी बात कर दे कि वक्त आ चुका है कि अब इसका कोई ना कोई हल तलाश किया जाए। देखें, पाकिस्तान ने बहुत अच्छी रिकवरी की है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि 2 रन के ऊपर 3 आउट हो गए थे। इस तरह की सिचुएशन के बाद 300 रन करना ये नॉर्मली हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने एक बड़ी अच्छी फाइट बैक की कि शुरू में विकेट्स आउट हुई, फिर बाबर की एक अच्छी पार्टनरशिप हुई फवाद के साथ। फवाद बीच में थोड़ा इंजर्ड भी हो गए थे, उनको रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा, फिर उसके बाद वो वापस आए और उन्होंने अपनी सेंचुरी कंप्लीट की। फिर आप देखेंगे जब पाकिस्तान की बॉलिंग आई तो आते साथ ही पाकिस्तान ने 3 आउट कर दिए। तो मेरा ख्याल है कि जब मैच का स्टार्ट हुआ था तो लग रहा था कि पाकिस्तान शायद अब एक और मैच हार जाएगा, क्योंकि 2 रन के ऊपर 3 एक बहुत ही अनयूजुअल सिचुएशन है और जो टीम नॉर्मली इस तरह के क्राइसिस में होती है उसका मैच में वापस आना या मैच को जीतने की पोजीशन में आना काफी मुश्किल होता है। लेकिन अब डे 3 के बाद जो है ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जो है उसकी ज्यादा एक डोमिनेटिंग पोजीशन है। जो आपने बात की बारिश की, तो ऑब्वियसली इस मैच में भी हमने देखा कि एक दिन जो है वो जाया हो गया। लेकिन हमने पहले भी थोड़ा सा इसके ऊपर बात की थी कि आप मतलब कि क्रिकेट के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। क्रिकेट कोई फुटबॉल की तरह नहीं है, फुटबॉल में अगर बारिश होती भी रहे तो गेम नहीं रुकती, लेकिन क्रिकेट में ऑब्वियसली उसके डायनामिक्स डिफरेंट हैं। इसका क्या हल है? देखें, इस टाइम बहुत सी जो क्रिकेट है, बहुत ज्यादा क्रिकेट हो रही है पूरी दुनिया में, तो कई जगहों के ऊपर जो क्रिकेट है वो आउट ऑफ द सीजन हो रही है। हमने पहले भी इसके ऊपर बात की थी कि नॉर्मली जो जुलाई अगस्त होता है ये वेस्ट इंडीज का आप कह लें कि उनका आइडियल सीजन नहीं है। उनका आइडियल सीजन फेब मार्च अप्रैल, यहाँ पे हम जो है वो हमें क्रिकेट देखने को मिलती थी पहले। लेकिन क्योंकि अब क्रिकेट बहुत ज्यादा हो गई है, इस साल उन्होंने 3 टीम्स को जो है वो होस्ट किया है। बल्कि अगर आप इस सीजन से पहले चले जाएं तो श्रीलंका को भी उन्होंने होस्ट किया था, उसके बाद साउथ अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को, पाकिस्तान को, इसके बाद सीपीएल है। तो एक पैक्ड कैलेंडर्स हैं, तो जो भी उनको विंडो मिलती है उसमें वो सीरीज करवाते हैं। तो ये जो सीजन है अगस्त का, ये कैरिबियन में मोस्टली रेनी सीजन होता है, यहाँ पे अक्सर तूफान भी आते हैं इन ये जो आपके 2-3 महीने हैं। तो मेरा ख्याल है कि काफी ज्यादा चैलेंजेस हैं, लेकिन अभी भी इस सिचुएशन के अंदर हैं हम कि इस मैच का जो है वो रिजल्ट आ जाए। हमने पिछले मैच में भी देखा कि बारिश हुई थी, लेकिन फिर भी जो है वो मैच का रिजल्ट आ गया। अच्छा मगर एक चीज बड़ी अनयूजुअल हुई इसमें कि बारिश हुई, डे 2 के ऊपर पूरा दिन जाया हो गया बारिश की वजह से, लेकिन उसके बाद रिपोर्ट ये किया गया कि उसके बाद मजीद बारिश नहीं हुई, लेकिन फिर भी थर्ड डे में भी काफी डिले हुआ। ये मतलब इसके बैक एंड पे आपको क्या रीजन समझ आती है कि क्या ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा नहीं है जमैका का, या कोई ग्राउंड स्टाफ किससे थोड़ी सी कोताही हो गई कि इतनी लंबा टाइम कुछ ट्राई रहने के बावजूद भी जब तीसरे दिन में आए तो आउटफील्ड पहले बैठ थी? देखिए, हो जाता होता है अक्सर। ये भी कोई अनयूजुअल चीज नहीं, आइडियली तो नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपकी इस तरह की कंडीशंस या इस तरह की फैसिलिटीज होनी चाहिए कि आप जल्दी से जो बारिश का पानी है उसको आप खत्म कर सकें, लेकिन हर जगह के ऊपर भी इस तरह की फैसिलिटीज मौजूद नहीं होती हैं। वेस्ट इंडीज में इस तरह सेंट लूसिया है, वहाँ पे बहुत अच्छी ड्रेनेज, वहाँ पे जो फैसिलिटीज हैं ड्रेनेज की बहुत अच्छी हैं। तो शायद उस तरीके से जमैका में नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि एक वेट पैच था शुरू में जो कि ठीक तरीके से नहीं सूखा। मुझे याद है कि यहाँ पे जमैका में 2017 में जो मैच हुआ था, वो पाकिस्तान मैच जीत गया था। तो उसके अंदर जो पिच थी उसमें थोड़ा मॉइस्चर था, बारिश के बाद थोड़ी कुछ एक पिच के ऊपर जो है एक रफ पैच था। रफ पैच तो नहीं, आप कह लें कि एक वेट पैच था। तो उसको सुखाने के लिए बकायदा उन्होंने कोयले उसके ऊपर रखे थे, तो वो कोयले रख के जो है उन्होंने उस टाइम पे उस पिच को जो है सुखाया था। और फिर वहां पे जो है अब्बास ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, आमिर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। तो हो जाता होता है ऐसे। ख्याल है कि अभी भी इस मैच का रिजल्ट आ सकता है। डे 3 पे कुछ बात करते हैं। डे 3 की प्रोग्रेस तो मजर आप कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान ने एक बार फिर से स्टार्ट किया, फहीम रिजवान लंबी पार्टनरशिप नहीं लगा सके, लेकिन फवाद आलम आए और छा गए। तो एक तो डे 3 को भी कवर कीजिएगा कि डे 3 की प्रोग्रेस को ओवरऑल आप कैसे सम अप करेंगे, और दूसरा फवाद आलम के बारे में बताइएगा। 5वां स्कोर कर दिया उन्होंने,
और 5 मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ मुल्कों के खिलाफ 500, कितनी जबरदस्त ये उनका कमबैक है, ये रिकवरी है इंटरनेशनल क्रिकेट। देखें, जबरदस्त कमबैक है। और अगर हम उनके करियर की बात करें तो 5 उनकी सेंचुरीज हैं सिर्फ 13 मैचेस में। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं आया जिसने अपनी पहली 5 सेंचुरीज जो हैं वो इतने कम मैचेस में की हों। जावेद मियांदाद हमें इस लिस्ट के अंदर जो है वो दिखाई देते हैं, यूनुस खान है, शाहिद अफरीदी हैं। तो मेरा ख्याल है कि बहुत खुशनुमा बात है फवाद आलम के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। और सबसे जो बड़ी बात है वो ना सिर्फ सेंचुरीज कर रहे हैं, बल्कि अगर आप उनके रन्स देखें तो सारे जो उनके तकरीबन रन्स हैं वो मुश्किल कंडीशंस में आ रहे हैं, क्राइसिस के अंदर आ रहे हैं। अगर आप उनका डेब्यू भी देखें जो उन्होंने 160 किया था, तब वो ओपनर थे, तो पाकिस्तान को 150 रन की डेफिसिट थी। फिर उसके बाद जो उन्होंने न्यूजीलैंड में जो उन्होंने सेंचुरी की उसके अंदर भी पाकिस्तान चेज कर रहा था, 3 आउट हो गए। फिर आप कराची में देखें, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी शुरू में जल्दी आउट हो गए। और ना सिर्फ सेंचुरीज बल्कि उनके जो 40s और 50s भी हैं। जिस तरह रावलपिंडी टेस्ट मैच में उन्होंने एक 40 रन की इनिंग्स खेली थी, उसमें भी पाकिस्तान क्राइसिस में था। फिर अभी पहले टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज में 50 की, तो उसमें भी पाकिस्तान की जल्दी आउट हो गए थे। और यहाँ पे 2 रन के ऊपर 3 आउट और एक और सेंचुरी। तो आई थिंक जबरदस्त परफॉर्मेंसेज हैं फवाद आलम की। और जैसे मैंने पहले कहा, ना सिर्फ रन्स कर रहे हैं बल्कि टफ रन्स कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि उन्होंने हमें सोचने पे सबको जो है, ये काफी लोगों को उन्होंने सोचने पे मजबूर कर दी है कि अगर ये सिलेक्शन पहले हो जाती तो शायद पाकिस्तान ज्यादा उनसे फायदा ले सकता था। इवन दो कि ये हाइंडसाइट है, लेकिन फिर भी कंसिडरिंग हिज मगर करंट मैं यहाँ पे परफॉर्मेंसेस। थोड़ा सा मजीद बात करना चाहूंगा, मतलब मैं इससे थोड़ा सा यहीं पे बीच में ऐड करना चाहूंगा कि हम अमूमन तो जो है वो हम कोचेस की बात करते हैं, कप्तानों कैप्टन की हम बात करते हैं कि उनसे ये काम सही हो गया, ये गलत हो गया, लेकिन हम सिलेक्टर्स की बात क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इन 10 सालों में जिसमें फवाद नहीं खेले, बहुत सारे सिलेक्टर्स आए और डिफरेंट जगहों से सिलेक्टर्स आए, उनके अपने रीजन के सिलेक्टर आए, चीफ सिलेक्टर आए, लेकिन किसी ने भी उनको सिलेक्ट नहीं किया। देखिए, मैं इसके ऊपर आने से पहले जरा जो मैं बात कर रहा था कि जो उनके क्राइसिस के रन्स हैं उनको सारी इनिंग्स को देख के जो चीज जहन में आती है वो ये है कि पाकिस्तान रिसेंटली कुछ ऐसे मैचेस हारा जो कि बहुत आप कह लेंगे क्लोज मैचेस थे। जिस तरह के श्रीलंका से आप हार गए 21 रन से, सेकंड टेस्ट मैच में आपसे 300 चेज नहीं हुआ उसी सीरीज में, न्यूजीलैंड से आप 4 रन से हार गए, और उसी सीरीज का जो तीसरा मैच था उसमें आप डे 5 के ऊपर आप बैटिंग नहीं कर सके और आप वो सीरीज भी हार गए। तो ये मतलब कि अभी जो फवाद की परफॉर्मेंसेज हैं उनको देख के ये मतलब कि आपको एक सोच आती है कि अगर उस टाइम इनको खिलाया जाता तो शायद पाकिस्तान इनमें से कुछ मैचेस जीत जाता, पाकिस्तान को सीरीज बचा लेता। और ये मतलब कि बात उस टाइम भी हुई थी जब 2017 में जो जब हारिस सुहेल हुए थे सिलेक्ट। हारिस सुहेल भी नो डाउट बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, उनकी भी जो है काफी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। लेकिन 2017 में जब उनका कमबैक हुआ था या जब वो सिलेक्ट हुए थे टेस्ट क्रिकेट में, तो आप देखेंगे 3 साल तक, उससे जो पहले 3 साल थे, हारिस सुहेल ने कोई भी क्रिकेट नहीं खेली थी फर्स्ट क्लास की। और फवाद आलम जो है वो 10 साल से या 7-8 साल से रन कर रहे थे, तो उसके ऊपर उनको फौकियत दी गई थी। तो मेरा ख्याल है कि उस टाइम अगर फवाद होते तो शायद पाकिस्तान कुछ मजीद सीरीज जीत जाता। जो आपने बात की है कि के जो सिलेक्टर्स हैं, तो मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ। मेरा ख्याल है कि हम लोग कोचिंग के ऊपर या कोचिंग के ऊपर हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि कोचिंग जो है ना वो मतलब कि एक हद तक आपका रोल प्ले करती है आपको मैच जितवाने में या मैच हरवाने में। हम अक्सर देखते हैं बहुत ज्यादा जो है वो कोचिज के ऊपर तनकीद होती है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि कोचिज का एक बहुत ही माइनर सा रोल होता है। अगर आप बात करें सिलेक्टर्स की तो ऑब्वियसली इस टाइम आप देखें जो इंग्लैंड की जो टीम है उनमें जो एक चेंज आया वो उनके जो स्काउट्स थे, जो उनके सिलेक्टर्स थे, एड स्मिथ, जेम्स टेलर, ये जो लोग थे, इन्होंने जो है वो प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करके टीम्स को बिल्ड किया। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी गलती की है कि कई ऐसे जो प्लेयर्स हैं जो कि पाकिस्तान के लिए अगर खेलते, इवन जो अब्बास हैं, अब्बास का भी मेरा ख्याल है कि जो उनकी सिलेक्शन है वो काफी लेट हुई थी 2017 में, उनको 1-2 साल पहले शायद आ जाना चाहिए था। इसी तरह फवाद आलम का भी हम देखते हैं कि सिलेक्शन उनकी हुई थी बीच में थोड़ी सी, 2015 में इंग्लैंड सीरीज में वो सिलेक्ट हुए थे, लेकिन उनको कोई मैच नहीं मिलता था। तो आपकी ये बात ठीक है कि हमें जो है वो सिलेक्शन के ऊपर भी ज्यादा फोकस करना चाहिए। कोचिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है सिलेक्टर्स का, क्योंकि जब तक आप प्लेयर को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप प्लेयर सिलेक्ट ही नहीं करेंगे, तो आपकी टीम कैसे बिल्ड होगी। तो आई थिंक ये फवाद आलम की जो भी परफॉर्मेंसेज हैं, जो इनका सारा जो सिनेरियो है, ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हमें सिलेक्शंस में जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। मगर बात करते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं।
मेरे आपसे ना 3 छोटे-छोटे सवाल हैं, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि आप ऊपर तक इनके जवाब दे दें। एक, पाकिस्तान की डिक्लेरेशन थी, क्या वो सही वक़्त पर थी, सही टाइम पर पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया? और उसके बाद ये बताइए कि डिक्लेरेशन के साथ-साथ शाहीन अफरीदी की बॉलिंग को बताइएगा कैसे, कि कितने ज़बरदस्त उनका रन चल रहा है, वेस्ट इंडीज़ में अब तक डोमिनेट कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के पेस अटैक के लीडर बने हुए हैं। और इसके साथ अब्बास के हवाले से बताइएगा कि बड़े अच्छे चैनल पे बॉल कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त लाइन और लेंथ है, लेकिन महसूस शायद ऐसा होता है कि लैक ऑफ पेस की वजह से कहीं ना कहीं उनकी अच्छी बॉलिंग भी मैनेज हो रही है। तो ये इसके हवाले से थोड़ी सी बात कीजिएगा। ये 3 छोटे छोटे सवाल हैं जिस पे आप काइंडली जवाब दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा एक अग्रेसिव डिसीजन था पाकिस्तान की तरफ से कि 302 के ऊपर पाकिस्तान ने इनिंग्स को जो है वो डिक्लेयर किया। अगर आप मतलब कि नॉर्मली हम पाकिस्तान को देखते नहीं है कि वो इतने कम स्कोर के ऊपर इनिंग्स को डिक्लेयर कर दें। अगर आप पिछले 40 सालों में देखें तो ये लोएस्ट स्कोर है पाकिस्तान का, जिसके के ऊपर फर्स्ट इनिंग्स में खेलते हुए पाकिस्तान ने इनिंग्स को आपके 9 आउट थे और पाकिस्तान इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया। इससे पहले आयरलैंड में एक मैच था, उसमें भी जो है वो एक दिन बारिश की वजह से जाया हो गया था पहला दिन, तो ड्यूरेशन कम थी, तो ये उसमें भी यही फैक्टर था कि पाकिस्तान ने इनिंग्स को जल्दी डिक्लेयर कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि काफी एक एक अच्छा डिसीजन था और पाकिस्तान ने अपने आप को मौका दिया, और आप देखें कि उसका रिजल्ट भी पाकिस्तान को मिला कि पाकिस्तान आते साथ ही 3 आउट कर दिए। आपने शाहीन अफरीदी की बात की, तो उन 3 में से 2 आउट तो शाहीन अफरीदी ने किए। क्रेग ब्रैथवेट जो हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट थी जो कि शाहीन ने उनको बोल्ड करके ली। तो इस साल अगर हम परफॉर्मेंसेस देखें फास्ट बॉलर्स की 2021 में, तो जो जो 2 बेस्ट फास्ट बॉलर्स हैं हसन अली और शाहीन अफरीदी, दोनों पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और काफी नेक टू नेक जा रहे हैं। हसन और शाहीन सिर्फ 1 विकेट का डिफरेंस है। तो ये भी पाकिस्तान के लिए बहुत खुशहाल बात है कि पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। और शाहीन को हमने देखा पिछले मैच में भी उन्होंने 8 आउट किए, जिम्बाब्वे में उन्होंने एक इनिंग्स में 5 आउट किए थे, और रावलपिंडी टेस्ट मैच में इवन दो सिर्फ 4 आउट किए थे, लेकिन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उन्होंने उस मैच विक्ट्री में। अब आप आ जाए अब्बास की तरफ फास्ट बॉलिंग से मूव करते हुए, तो मैंने पहले भी इसके ऊपर थोड़ी सी बात की थी कि आप जितनी मर्जी कंसिस्टेंसी के साथ बॉलिंग कर लें, रन्स आप कंटेन कर लें, आप न्यू बॉल के आप बहुत अच्छे बॉलर हों, जितने मर्जी हों, अगर आपका पेस नहीं है, और खासकर पाकिस्तान जैसी टीम जो कि पेस के लिए जानी जाती है, और आपके पास बैकअप में जो है वो नसीम शाह बैठे हुए हैं जो 140 के ऊपर बॉलिंग कर सकते हैं, शाहनवाज धानी बैठे हुए हैं, हारिस रऊफ से आपने उनको वापस भेज दिया, तो मुझे जो है वो आई थिंक थोड़ा सा इस सिलेक्शन से पहले भी इख्तलाफ था, अभी भी है कि पाकिस्तान जो है वो पेस को मिस कर रहा है, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ये मैच 2 फास्ट बॉलर्स के साथ खेल रहा है। फहीम अशरफ तो चले ऑलराउंडर हैं, बल्कि फहीम अशरफ को देखें तो वो 130 के ऊपर बॉलिंग कर रहे हैं, जो कि आपके चौथे फास्ट बॉलर हैं, और अब्बास जो कि आपके पहले फास्ट बॉलर, यानी कि जो आपका पहला ओवर करते हैं, उनकी स्पीड 125 और 124 के ऊपर है। तो इस तरह के बॉलर को जो निगोशिएट करना है वो आसान हो जाता है। तो आई थिंक पाकिस्तान को थोड़ा सा इसके ऊपर आई थिंक थोड़ा सा दोबारा सोचना होगा। अब तो खैर सीरीज खत्म हो गई है, लेकिन आगे स्पेशली जो पाकिस्तान की सीरीज है वो सारी जो है सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस के अंदर है, बल्कि सारी सब कॉन्टिनेंट में है। पाकिस्तान की जो नेक्स्ट 5 सीरीज है वो 3 पाकिस्तान में है, एक बांग्लादेश में है और एक श्रीलंका में है। ये मतलब कि सारी ऐसी कंडीशंस हैं जहां पे कि मीडियम पेसर्स को ज्यादा असिस्टेंस नहीं मिलती। तो मेरा ख्याल है कि आगे जाके पाकिस्तान को सोचना होगा कि अपने पेस अटैक में जरा किसी ऐसे बॉलर को ऐड करें जो कि आपको 135 से 140 के ऊपर बॉलिंग करके दे सके। अच्छा, अब आखिर में जाते जाते एक बड़ा ही एक अहम सवाल आपसे, कि क्या पाकिस्तान इस सिचुएशन में ये कैपेबिलिटी रखता है कि यहाँ से पाकिस्तान वेस्ट इंडीज को 2 बार मुकम्मल आउट करके ये मैच जीतता है? बिल्कुल, आई थिंक अभी तो उनके 3 आउट हो चुके हैं और नाइट वॉचमैन अभी खेल रहे थे, तो 6 सेशंस बाकी हैं अभी, और बारिश की वजह से 98 ओवर्स होंगे। अगर आगे मजीद बारिश नहीं होती तो दोनों दिन जो 98 ओवर्स होंगे। तो अगर आप 6 सेशंस को लें तो आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान अगर वेस्ट इंडीज को इस इनिंग्स में 2 सेशंस के अंदर अगर खत्म कर दे तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तकरीबन 100 रन की पाकिस्तान को लीड मिलेगी। फिर जो अगले 2 सेशंस हैं उसमें अगर पाकिस्तान बैटिंग करे और उसमें तकरीबन आप कह लेंगे कोई पौने 200 रन करे, तो 300 के करीब करीब जो है पाकिस्तान जा सकता है। और फिर आखिरी 2 सेशंस में, या आप कह लें कि 75 ओवर्स अगर पाकिस्तान वेस्ट इंडीज को देता है तो पाकिस्तान इस मैच को बना सकता है। जो लास्ट मैच हुआ था इंडिया और इंग्लैंड का, उसमें भी आप देखें
कि तकरीबन 2 सेशंस के अंदर इंडिया ने जो है वो इंग्लैंड को आउट कर दिया था। तो आई थिंक पाकिस्तान के पास इस तरह का पोटेंशियल है, पाकिस्तान की बॉलिंग के पास, और वेस्ट इंडीज की बैटिंग भी कोई ज्यादा स्ट्रांग नहीं है उनकी, बल्कि बॉलिंग ज्यादा स्ट्रांग है। तो पाकिस्तान यकीनन जो है वो ये मैच जो है जीत सकता है और सीरीज को भी ड्रॉ कर सकता है। बिल्कुल ठीक है जी, पाकिस्तान इस मैच को जीत सकता है और सीरीज को भी ड्रॉ कर सकता है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, पाकिस्तान इस सीरीज को लेवल करने की पूरी सलाहियत रखता है। आई होप कि आपको डे 3 का ये पोस्ट मैच पसंद आया होगा। डे 4 के पोस्ट मैच के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मजहर अरशद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।